ऑलराइट गाइस, बटरफ्लाई लव के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने ये एपिसोड पहली बार देखा है और बाकी के एपिसोड चाहिए इससे पहले वाले, तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे और सारे भी ड्रामास जो हैं वो मौजूद हैं। और कोई और ड्रामा जो आपका पसंदीदा है और हिंदी में नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो प्रिंसेस जूहू है उसकी शादी मार्केट से हो जाती है, जो कि चैंग का भाई होता है। और उनकी पहली रात में ही तो प्रिंसेस को तो पता नहीं होता है कि क्या रस्म है और क्या करना होता है। वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन वो उसका हाथ काट देता है और किरण जो ब्लड होता है वो उससे लेने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो सुबह जब डॉक्टर आके उसे चेक करते हैं तो बताते हैं कि भाई उसके शरीर में खून ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो भाई वो एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाता है, बोलता है कि तुम उसके ऑफिशियल वैद्य हो ना, तुम हमेशा से उसे देखते आए हो, तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे है, उसके शरीर में तो खून ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कि लिटरली मैं तो उसके खून के लिए उसके से शादी कर रहा था और अब साला उसके शरीर में खून ही नहीं है, तो मैं लूँगा क्या उससे और मैं अपनी बहन को ठीक कैसे करूँगा। ये बात था, लेकिन कोई भी ये जानता नहीं था। और जो हमारी प्रिंसेस जूहू थी उसे लग रहा था कि भाई जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी कितनी केयर कर रहा है, उसे कितना डांट लगा रहा है कि भाई मेरे शरीर में ब्लड नहीं है, खून नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरी वो इतनी परवाह कर रहा है। सो प्रिंसेस जूहू का जो मतलब वफादार मैनेजर होता है, जो उसके हमेशा साथ रहता है, वो बुढ़ऊ ये वो आके बताता है कि प्रिंसेस जूहू ये नॉर्मल बात है, पहली रात में खून गिरना ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि प्रिंसेस जूहू का हाथ कटने के वजह से खून आया है। वो तो कुछ और ही समझ रहा था, वो तो फर्स्ट नाइट की बातें समझ रहा था। तो प्रिंसेस जूहू बोलती है, अच्छा क्या ऐसी कुछ रस्म होती है? हाँ एकदम ऐसी रस्म होती है, उसे आपको पालन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भाई उसके पीछे क्या थी, प्रिंसेस जूहू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा कि शायद सच में ये कोई रस्म होगा जो हाथ काट के उसे खून लिया जा रहा हो। देन मार्कस डिसाइड करता है कि अब इसकी जिम्मेदारी मैं ही लूँगा, मैं ही इसे ठीक करूँगा और इसे बढ़िया से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, ताकि इसके शरीर में ढेर सारा खून बन सके। और मन ही मन यही सोचते रहता है कि जब इसके शरीर में खून बन जाएगा तो वो खून भी मेरे ही काम आएगा। और लिटरली प्रिंसेस जूहू पूरा स्माइल कर रही होती है, वाह मेरा हस्बैंड कितना केयरिंग है। देन उसके बाद मार्कस ढेर सारी खाने की सामग्री लेकर आता है और प्रिंसेस जूहू को खाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पीछे उसका इंटेंशन कुछ और ही था। वो बस चाहता था जितना जल्दी जल्दी खाएगी, जितना जल्दी ये हेल्दी होगी, उतनी ज़्यादा इसके शरीर में खून बनेगी। तो वो प्लीज़ मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं तुम्हें इसे खाना पड़ेगा क्योंकि उसमें जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा उसमें मेडिसिन होती हैं जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो अपने हाथों से ही खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। बोलते हैं मैं इतनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं कभी भी मैंने इतना नहीं खाया है। सो उस बात पे मार्कस कहता है कि तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर ये सब तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारे घाव कभी बढ़ेंगे ही नहीं, इतनी आसानी से तुम्हारे घाव बढ़ेंगे नहीं। और तुम्हारा जो मतलब वही लिटरली तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारे घाव भरेंगे कैसे। तो फिर से जो अपनी बाई शर्माने लगती है। तो इसके बाद बोलती है आप जैसा मतलब मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करूँगी, आप जो भी एक्सरसाइज बताओगे वो सारे एक्सरसाइज करूँगी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। प्लीज़ इतना ज़्यादा खाने के लिए मुझे मत बोलिए। देन उसके बाद वो बोलता है अच्छा तुम एक्सरसाइज करोगी? तो बोलती है कि हाँ मैं करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है। उसके बाद वो 2 बाल्टी पानी भरवा के उससे चारों ओर चक्कर करवाता है। बोलता है कि कम से कम एटलीस्ट 10 राउंड तुम्हें मारना पड़ेगा। सो अब बेचारी फूल सी प्रिंसेस को ये सब काम करना पड़ता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मुझसे ये सब चीज़ें इतना करा क्यों रहा है, मैं धीरे धीरे ठीक तो हो जाऊंगी। लेकिन वो उसे बाल्टी लेकर उसे 10 राउंड चक्कर काटने के लिए कहता है, वो भी तेज़ी के साथ। लेकिन वो जानती है कि वो मेरी भलाई के लिए कर रहा है, तो मुझे ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। तो उसके सैनिक उसके लिए पूरा चेयरअप करते हैं, कम ऑन प्रिंसेस बोलता है चुप करो गधो। उसके बाद वो मतलब भाई लिटरली वो बहुत थक जाती है और आखिरी में जब वो आके रुकती है तो बोलता है कि अभी 1 राउंड बचा है। बोला हाँ क्या अभी 1 राउंड बचा ही है? तो रात को प्रिंसेस जूहू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो उसका सेवक आके बोलता है कि आप इतनी ज़्यादा कभी ज़िंदगी में इतना आपको पसीना नहीं हुआ है, या आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करा रहे, भले आप उनकी पत्नी हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा करना ये सही बात नहीं है। ये मैंने तो ये भी सुना है कि कल सुबह से वो आपको उठाएंगे और अपने साथ एक्सरसाइज कराने के लिए भी लेकर जाएंगे। तो इस बात से सुनकर प्रिंसेस जूहू चौंक जाती है, क्या अब मुझे सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा? अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मतलब वो भागने का प्लान बनाती है, बोलती है कि मैं अपने सिस्टर इन लॉ के पास चली जाऊँगी, मतलब वो अपनी रुई के पास के यहाँ चली जाएगी और कुछ दिन वहीं पर रुकेगी ताकि ये टॉर्चर उसे सहना ना पड़े। तो वो प्लान बनाती है कि मैं सुबह सुबह ही निकल जाऊँगी और ये पैगाम भी वो रुई के पास भेज देती है। तो उसके बाद जब वो रुई यहाँ पर पैगाम देखती है कि प्रिंसेस जूहू हमारे पास आना चाहती है कुछ दिन के लिए, तो वो डर जाता है कि यार चंग मतलब सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो क्यों वहाँ पर सडनली हमारे यहाँ आने का प्लान बना रही है। तो रुई बोलती है कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, वो हमारे यहाँ पर आ रही है। तो बोलते हैं हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे कोई मतलब प्रिंसेस जूहू को कोई दिक्कत ना हो। सो प्रिंसेस जूहू सुबह सुबह ही निकल जाती है जब एकदम भोर होता है और पड़ रही होती है, सब चीज़ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो चुपके चुपके वहाँ से भाग रही होती है, क्योंकि अगर उसके पति को पता चल गया तो वो लिटरली उसे जाने नहीं देगा।
वो जैसे ही जा रही होती है तो वो अचानक से उसके पैरों में ठोकर लगती है और ज़मीन पर नीचे गिर जाती है, जिससे उसके हाथ का घाव जो होता है वो जो जख्मी था और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसके यहाँ हाथों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बट वो इस बात से एकदम बेखबर थी कि उसका ब्लड कितना ज़्यादा रेयर है। तो उसका ब्लड ज़मीन पर गिरते ही चारों तरफ ऐसा जैसे लहर से फैल जाती है उस ब्लड की, मतलब क्यों उसकी ब्लड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उस ब्लड से जो मॉन्स्टर हैं, बटरफ्लाई मॉन्स्टर, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें शांत कराने के लिए भी उस मॉन्स्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ अपनी रुई जो सो रही होती है अचानक से उसे उसकी आहट महसूस होती है और तुरंत वो टर्न ऑन हो जाती है एज़ यूजुअल उसके ब्लड को देखकर, और अगले ही पल वो प्रिंसेस जूहू के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखें वो लाल हो चुकी होती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और उड़कर जैसे ही उसे आपके ऊपर हमला करने जाती है तभी ऐसा लगता है कि वो उससे हमला नहीं कर रही है, बाकी दूसरे जो बटरफ्लाई मॉन्स्टर थे वो उससे प्रिंसेस जूहू को बचाने के लिए आई थी और संगे संग मतलब जो उसके ऊपर हमला करता है, क्योंकि वहाँ भी और भी तो बटरफ्लाई मॉन्स्टर शहर में घूम रहे होते हैं। सो वो उन्हें वहाँ पर उनको वहीं पर मारती है और जब वो उसे पूरे तरीके से मार देती है और प्रिंसेस जूहू को बचा लेती है तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो धीरे धीरे प्रिंसेस जूहू की तरफ बढ़ रही होती है और बोलती है कि चली जाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। उसके बाद अपना चैंग वहाँ पर आ जाता है और सब चीज़ कंट्रोल कर लेता है और बटरफ्लाई मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक इत्र होता है, एक ही तरीके से समझ लो, इत्र मतलब सेंट होता है जो उसको लेने से काम डाउन हो जाता है। मतलब वो बहुत ही रेयर होता है लेकिन वो उसके पास होता है, तो उसको देखकर वो थोड़ी सी अब कंट्रोल हो जाती है। पहले तो वो भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल हो जाती है और वहाँ पर वो लिटरली जब उस अपने रूप से बाहर आती है तो वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी गड़बड़ ये हो गई थी कि चैंग का जो भाई मार्कस होता है वो ये चीज़ें देख लेता है कि अपनी रुई भी भाई साहब वो भी एक बटरफ्लाई मॉन्स्टर है। तो अब उसका क्या प्लान होगा, अब उसके साथ वो क्या ही करने वाला होगा। जब अब रुई को होश आता है तो वो पूछती है कि कैसे तूने मुझे कंट्रोल किया। तो वो बताता है कि पर्पल पोनी जो होता है ये बहुत ज़्यादा इनिशियल मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है कि इससे ये बहुत मतलब कि जब वो किताबों में पढ़ रहा होता है तो उसे इस बारे में पता चलती है। तो प्रिंसेस जूहू छुपकर उसे देख रही होती है कि भाई अब वो नॉर्मल हुई कि नहीं। तो वो डर भी रही होती है लेकिन उसे ये पता होता है कि प्रिंसेस जूहू को अब अपनी रुई ने बचाया था, ना कि उसे मारा था। तो डरते डरते उसे वापस बुलाती है अपने पास और पूछती है कि तुम्हें तो मुझसे डर लग रहा होगा। तो बोलती है कि हाँ, एट फर्स्ट पहले मैंने जब ये सब देखा था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था तुमसे, लेकिन इन द एंड मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, उल्टा मुझे बचाना चाहते हो, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि प्लीज़ ये बात किसी को पता मत चलने देना। वो बोलती है कि मुझे पता है कि मतलब चैंग से के बाद अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा परवाह करती हूँ, किसी की चिंता करती हूँ, किसी पे भरोसा करती हूँ तो वो प्रिंसेस जूही तुम ही हो, जूहू मतलब वो तुम ही हो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल हूँ। तो ये बात तो डेफिनेटली है, मैं किसी को बताने वाली हूँ नहीं। लेकिन तभी उतनी देर में मार्केस आ जाता है और मार्केस के बारे में सुनकर कि मार्केस यहाँ पर क्यों आया है अचानक से, तो सब लोग डर जाते हैं। तो मार्केस जैसे नीचे आता है तो मार्केस से वो पूछता है चैंग की आखिर तुम यहाँ पे आई क्यों हो। तो बोलता है कि मुझे यहाँ बटरफ्लाई मॉन्स्टर के यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि बटरफ्लाई मॉन्स्टर जो है यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए मैं प्रिंसेस जूहू को ढूंढने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि वो तुम्हारे यहाँ पर आई हुई है। प्रिंसेस जूहू बातें ख़त्म करके बोलती है कि चलो हम घर चलते हैं, मैं बस यहाँ मिलने आई थी और मुझे भूख लगी है। तो वो बगैर किसी को कुछ बताया कि भाई मुझे सच्चाई के बारे में पता है, वो प्रिंसेस जूहू को लेकर चला जाता है। रुई जो होती है वो अपने मास्टर के पास आती है और वो पूछने लगती है कि आखिर वो क्योंकि वो तो सोई हुई थी और राजकुमारी तो काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो उतने दूर से वो उसका अनुभव कैसे कर लेती है उनके ब्लड के बारे में, और वापस से मतलब वो उसके जो किंडरी ब्लड के प्रति अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैसे हो गई है, मेरी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, मैंने तो इसे कितना कंट्रोल किया था। तो उसकी मास्टर उसके हाथों को देखती है और कुछ ऐसा बताती है कि इससे आंखें खुली रह जाती है। वो बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब भाई तुम्हारे घर में एक बच्चा पल रहा है। वो जाके वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है 3 सालों में ये सब तो कभी नहीं हुआ, तो ये अचानक से ये सब चीज़ें कैसा हो गया। तो उसकी मास्टर बोलती है कि ये पहली बार है कि ऐसा जो कोई बटरफ्लाई मेम्बर है वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। उसके बाद वो एक पूछती है कि क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो। सोच लो, क्योंकि वो अगर तुमने इस बच्चे को रखा तो लिटरली ये तुम्हारे शरीर मतलब ऐसा ना, क्योंकि वो मॉन्स्टर ही है, तो या तो तुम ही बचोगी या फिर तुम्हारा बच्चा ही बचेगा। तो सोच के बचाना, क्योंकि अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो रुई की जान खतरे में हो सकती है, और वो सिंपल सी बात है, अगर रुई ने उस बच्चे को जन्म दिया तो वो मर जाएगी। तो काफ़ी देर सोचने के बाद वो बोलती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँगी। रुई की गुरु बोलती है कि एक बार अपने हस्बैंड को भी लेकर आना, मुझे उससे बातें करनी है, एटलीस्ट उसे भी ये इस बारे में पता तो चले। और इस तरफ मार्केस जो होता है प्रिंसेस रुई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम मुझे बगैर बताए चोरी छुपे कैसे जा सकती हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था और तुम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी जान कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो वो बोलने लगती है कि क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मतलब भाई वो तुम्हारा ब्लड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी के पास मुझे ये किनरी ब्लड मिलेगा नहीं, तो कैसे तो वो बताती है कि ठीक है मैं आपसे ये ऐसा नहीं करूँगी। तो वो बोलता है कि आपसे तुम्हें मैं करने का मौका ही नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, मेरे साथ ही खाओगी घूमोगी और साथ ही साथ मेरे साथ ही सोओगी, ताकि कहीं और तुम्हें जाने का मौका ना मिल सके। सो वो शर्मा जाती है, क्या मैं आपके साथ सोऊंगी? तो वो प्रिंसेस जो होती है पूरी ज़्यादा एक्साइटेड और शर्मिंद मतलब ऐसे शर्मसार रहती है कि भाई आज वो मेरे साथ सोने के लिए बोल रहा है। तो वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसके बाद वो बोलता है कि भाई तुम जाके वहाँ पे दूसरे बेंच पे सो जाओ। और प्रिंसेस जू का सेवक जो होता है वो बूढ़ो वो पीछे से मतलब दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुन रहा होता है कि इस बार तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी ना। तो प्रिंसेस जू बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर सोऊंगी, पर हमारी बात तो साथ में सोने की हुई थी ना। लेकिन वो बोलता है कि साथ में सोना इतना भी ज़रूरी नहीं है, समझे कि नहीं। तो वो सब बोलती है कि अच्छा मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है ना, इसीलिए आप चाहते हो कि मैं आपके साथ ना सोऊं, आप मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हो। तो वो बोलता है हाँ जो भी है तुम यहाँ पे सो जाओ। तो वो उसके बाद वो उस जगह पे वो भाई वो तो प्रिंसेस है वो उस जगह पे कैसे सो सकती है। उसके बाद वो सोने के लिए जब जाती है बोलती ये कितना सख्त है, मैं इधर नहीं मुड़ सकती, मैं उधर नहीं मुड़ सकती, ये यहाँ भी सख्त है वो वहाँ भी सख्त है। तो मानकर जैसे ही सोने जाता है प्रिंसेस जो उसे परेशान कर देती है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मुझे डर लग रहा है। तो उसके लिए फिर लाइटिंग उठाता है और फिर बोलता है कि माय लॉर्ड क्या हम लोग अपनी बेड एक्सचेंज कर सकते हैं। सो एकदम से परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ रूही जो होती है वो एक जो चीज़ उसे कंट्रोल करती है, जो चीज़ दिखा के चैंग ने उसे कंट्रोल किया था जिसकी खुशबू से वो उस फ्लावर का जो पाउडर होता है रूही के हाथों में टच होता है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं। तो उसके बाद वो चैंग बोलता है कि जब इसके छूने से इतने ज़्यादा इसमें जलन महसूस हो रही है तो अगर ज़्यादा अमाउंट में ये हुआ तो ये क्या करेगा। तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके जो बाल होते हैं रूही के वो उसको उठा के सीधे उस पाउडर में डालता है और पाउडर में डालते ही वो जो उसकी हेयर होती है वो जल जाती है। सो घबरा जाता है, बोलता है कि ये कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि वो अब जो चीज़ें उसे प्रोटेक्ट कर रही थी वो उसे ही और मारने की कोशिश कर रही हैं। तो वो बोलती है कि अब मैं इससे दूर रहूँगी। तो चैंग बोलता है कि बस इतनी सी बात नहीं है कि जो हमारे राजा हैं उन्होंने इस पूरे शहर में इसके पौधे लगा दिए थे, इसके पेड़ लगा दिए थे ताकि जो बटरफ्लाई मॉन्स्टर हैं उन्हें रोका जा सके, उन्हें मारा जा सके। और हर साल मार्च में उसके जो है फूल जो झड़ते हैं और उसके झड़ने से लिटरली उसका प्रभाव जो है पूरे शहर में पड़ता है। तो इसका मतलब तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वो सारे बटरफ्लाई मॉन्स्टर के लिए किया गया था। तो सब लोग अब डर जाते हैं कि भाई अब ये पर्पल पोनी इससे बच के रहना पड़ेगा। तो अब देखो अब इनका क्या होता है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो एपिसोड बस यहीं पर था और आप होप आपको ड्रामा पसंद आ रहा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।